वेलकम टू द स्टूडेंट होम। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस राष्ट्रीय घटनाक्रम जो देख रहे थे उसका कुछ टॉपिक रह गया था, उसको आज हम लोग ख़त्म कर लेंगे और नेक्स्ट टॉपिक को भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। महाकुंभ में स्थापित हुआ विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र। प्रयागराज के तपोवन आश्रम में 52 फीट लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाले विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया प्रयागराज के तपोवन आश्रम में। यह पवित्र यंत्र श्रद्धालुओं को भगवान शिव की उच्च चेतना से जुड़ने का विश्वास दिलाता है। महाकुंभ में एक थैला अभियान शुरू किया गया है। महाकुंभ 2025 को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS ने वन प्लेट वन बैग अभियान की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को प्लास्टिक मुक्त बनाना है। अभियान के तहत कपड़े के बैग और स्टील के प्लेटें व गिलास वितरित किए जा रहे हैं, जो प्लास्टिक के विकल्प के रूप में उपयोग किए जाएंगे। अभियान का शुभारंभ RSS सह सरकार कार्यवाह कृष्ण गोपाल ने किया। नई दिल्ली में आयोजित हुआ सतत चक्रीयता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में तीसरा सतत चक्रीयता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि चक्रीय अर्थव्यवस्था में बदलाव कोई विकल्प नहीं है, बल्कि अनिवार्य है। सतत विकास लक्ष्य SDG को पूरा करने में ऑटोमोटिव क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका का भी उल्लेख किया गया। पटना में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन हुआ। BPSC के लिए इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन पटना में हुआ। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन पटना में आयोजित हुआ। बिहार विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2 दिनों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। 43 वर्ष के अंतराल के बाद यह सम्मेलन बिहार में हुआ। कितने वर्षों के बाद? 43 वर्षों के बाद। देश के विभिन्न विधायी निकायों, लोकसभा, राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी बैठक में शामिल हुए। सम्मेलन की थीम है संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संवैधानिक मूल्य, संविधान सभाओं का योगदान, रेन में संसद और राज्य को सुदृढ़ करना। अमिताभ कांत की पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। किसकी किताब है? हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, अमिताभ कांत की। यह पुस्तक बेहतर पृथ्वी बनाने के लिए मानव केंद्रित विकास के प्रयास के विस्तृत परिदृश्य से प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक G20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत ने लिखी है। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 के दौरान नई दिल्ली के भारत मंडप में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। तब अमिताभ कांत G20 के शेरपा थे। कच्चे पटसन का MSP बढ़ा। सरकार ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए कच्चे पटसन का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का निर्णय लिया है। कच्चे पटसन के लिए प्रति क्विंटल 5,650 रुपये का MSP प्रदान किया जाएगा, जो पिछले विपणन सत्र 2024-25 की तुलना में 317 रुपये अधिक है। भारत में पटसन का सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। वहीं बिहार में जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन पूर्णिया जिले में होता है। कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव के 8वें संस्करण का उद्घाटन कोलकाता स्थित नंदन में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का उद्घाटन। इस कार्यक्रम का आयोजन सूचना और सांस्कृतिक कार्य विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। इसमें 30 देशों की 116 फिल्में दिखाई जाएंगी। यह महोत्सव 28 जनवरी तक चलेगा। दुर्लभ हिमालय जड़ी बूटी के संरक्षण के लिए देश का पहला केंद्र तैयार। दुर्लभ हिमालयी जड़ी बूटी के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए उत्तरकाशी के फीट की ऊंचाई पर 9000 फीट की ऊंचाई पर हर्सिल में समुद्र तल से देश का पहला केंद्र तैयार हुआ। यह अनुसंधान कक्ष व्याख्यान केंद्रों में भी बनाए गए हैं। यहाँ चरक संहिता आयुर्वेद के अन्य ग्रंथों के अनुसार अष्टवर्ग जड़ी बूटियों के उत्पादन, स्थानन, औषधीय उपयोग समेत उनके बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। स्थगित होगा देश का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय। देश का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय त्रिभुवन दास पटेल सहकारिता विश्वविद्यालय बहुजन गुजरात में स्थापित होगा। स्थगित में से पढ़ा गया है। स्थापित होगा। इस विश्वविद्यालय का कैंपस गुजरात के आनंद स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट पे होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने सोशल मीडिया प्रदूषण से निपटने के लिए की अपील। मुख्य चुनाव आयुक्त ने राजीव कुमार ने सोशल मीडिया पर फैल रही चिंता व्यक्त की और इसे पर्यावरण प्रदूषण जितना ही गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि गलत जानकारी, झूठी खबरें सोशल मीडिया पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचा रही है। राजीव कुमार ने नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल इलेक्शन ईयर 2024 रिटर्न ऑफ डेमोक्रेटिक स्पेस नामक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान यह बात कही। राजीव कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए चुनाव प्रबंधन निकायों का एक कार्य समूह बनाया गया है। देश ने मनाया अपना 76वां गणतंत्र दिवस। भारत ने अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाया है। इस अवसर पर नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक जाकर राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस परेड में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री सुबियांतो मुख्य अतिथि हैं। इस अवसर पर परेड में देश की सभ्यता, संस्कृति और वैज्ञानिक प्रगति को दर्शाने वाले 31 मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की गई, जिनके मुख्य विषय भारत विरासत और विकास। मुख्य विषय तो स्वर्णिम भारत, स्व यहाँ है, निम यहाँ है, भारत विरासत और विकास। परेड में इंडोनेशिया से 160 सदस्यों की मार्चिंग टुकड़ी और 190 सदस्यों वाले बैंड ने भी भागीदारी की। हर साल भारत किसी विदेशी नेता को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित करता है और यह परंपरा 1950 से शुरू है। गणतंत्र दिवस परेड के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्तों और झांकियों को पुरस्कार। दिल्ली के राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्तों और झांकियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकी, सांस्कृतिक प्रदर्शन करने वाले कलाकारों को विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। जम्मू और कश्मीर राइफल दल ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार जीता। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने दिल्ली पुलिस की मार्चिंग टुकड़ी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया। राज्य में उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश की झांकियां शीर्ष 3 में शामिल है। पहला यूपी, दूसरा त्रिपुरा और तीसरा आंध्र प्रदेश। जामनगर में बनेगा दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर। रिलायंस इंडस्ट्री जामनगर गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखती है, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के तेजी से बढ़ते उपयोग के क्षेत्र में। इस बड़े निवेश के माध्यम से रिलायंस का उद्देश्य भारत को वैश्विक एआई मंच पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और देश की डिजिटल तकनीकी विकास में महत्वपूर्ण योगदान देना है। जामनगर में बनने वाला यह डेटा सेंटर भारत के डिजिटल परिवर्तन में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। 1 गीगावाट क्षमता वाले यह सेंटर दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर होगा। देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र। सिक्किम के सोरेंग जिले में जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया। सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र बन गया। जैविक मत्स्य पालन केंद्र में हानिकारक रसायनों, एंटीबायोटिक और कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है। स्वास्थ्य परिस्थिति के अनुसार मत्स्य पालन पर ध्यान दिया जाता है। प्रायोगिक आधार पर जिले के गांव को जैविक मत्स्य पालन के लिए चुना गया है। इस पहल से किसानों की आय बढ़ाने तथा रसायन और कीटनाशक मुक्त जैविक मछली उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा व्यापार प्रदर्शनी। भारत सरकार ने पर्यटन मंत्रालय ने मैड्रिड, स्पेन में आयोजित मेले में IFEMA में भाग लिया है। फितूर में आयोजित प्रदर्शनी को पर्यटन क्षेत्र में एक बेंचमार्क आयोजन माना गया। यह 22 से 26 जनवरी 2025 तक आयोजित किया गया। फितूर पर्यटन पेशेवरों के लिए वैश्विक मिलन स्थल है तथा इब्रो अमेरिका के इनबाउंड और आउटबाउंड बाजारों के लिए। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में 23 से अधिक सह प्रदर्शक शामिल थे, जिनमें कर्नाटक, सिक्किम, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि राज्य सरकारें भी शामिल थीं। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन। भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन कर दिया है। इसमें टीवी सोमनाथन और मनोज गोविल को शामिल किया गया। टीवी सोमनाथन और मनोज गोविल क्रमशः कैबिनेट सचिव और व्यय सचिव का पदभार संभालेंगे। AEC में पंकज कुमार मिश्रा भी शामिल हैं, जिन्होंने पिछले वर्ष सदस्य वित्त का पदभार संभाला था। पुनर्गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव अजीत कुमार मोहंती हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के बारे में 3 अगस्त 1954 को प्रधानमंत्री की प्रत्यक्ष देखरेख में परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन किया गया था। एक सरकारी प्रस्ताव के बाद मार्च 1958 में इसका आधिकारिक गठन किया गया। यह परमाणु ऊर्जा से संबंधित नीतियों को तैयार करने तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के माध्यम से उनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 16,300 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दी है।
राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 16,300 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दी है। एनसीएम का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों के आयात पर देश की निर्भरता को कम करना और इस मामले में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है। इस मिशन के अंतर्गत 24 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की गई है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन में मूल्य श्रृंखला के सभी चरण शामिल हैं, जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की खोज, खनन, प्रसंस्करण और बंद उत्पादों से इन खनिजों की प्राप्ति। आपूर्ति वर्ष 2024-25 के लिए सी श्रेणी के सिरे से प्राप्त इथेनॉल की कीमत एक्स मिल 1.69 रुपये बढ़ाकर 57.97 रुपये प्रति लीटर करने को भी मंजूरी दी है। केंद्र सरकार का आधिकारिक कैलेंडर लॉन्च। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में स्थित रेल भवन में केंद्र सरकार का आधिकारिक कैलेंडर लॉन्च किया। वर्ष 2025 के कैलेंडर का विषय जन भागीदारी से जन कल्याण है। यह कैलेंडर सरकार के आदर्श वाक्य सबका साथ सबका विकास के अनुरूप है। भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया। भारत पोल पोर्टल का उद्देश्य इंटरपोल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए सभी अनुरोधों के प्रसंस्करण को सुव्यवस्थित करना है। सीबीआई द्वारा विकसित पोर्टल में रियल टाइम इंटरफेस की सुविधा है। पोर्टल की मदद से केंद्रीय और राज्य एजेंसियां आसानी से इंटरपोल से जुड़ सकेंगी और अपनी जांच में तेजी ला सकेंगी। नया पोर्टल केंद्रीय और राज्य जांच एजेंसियों को इंटरपोल के 195 सदस्य देशों से अपने मामलों की जानकारी साझा करना प्राप्त करने की अनुमति देगा। खाद्य सुरक्षा के लिए 100 परीक्षण प्रयोगशालाएं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने घरेलू और निर्यातित खाद्य उत्पादों की सुरक्षा के लिए 100 परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य कृषि प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना है। खाद्यान्न निर्यात में भारत विश्व स्तर पर 7वें स्थान पर है और पिछले वित्त वर्ष में यह निर्यात $50 अरब का था। भारत का पहला बायो बैंक और संग्रहालय। भारत का पहला बायो बैंक और संग्रहालय बंगाल में दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में खोला गया है। इसका उद्देश्य लुप्तप्राय प्रजातियों के डीएनए जीनोम के नमूने एकत्र करना तथा बायो बैंक में पशु के कंकाल को संरक्षित करना है। यहाँ नमूनों को कम से कम 45 वर्षों तक भंडारित किया जाएगा। इसे प्राधिकरण के तहत स्थापित किया गया और लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। पार्क में लुप्त प्राय प्रजातियों में लाल पंडा, हिम तेंदुआ, साइबेरियाई बाघ और मिस्मी ताकिन जैसी प्रजातियां भी शामिल है। हरित ईंधन आधारित ऊर्जा। 20 जनवरी 2025 तक भारत की कुल हरित ईंधन आधारित क्षमता 217.62 गीगावाट तक पहुंच गई है। 2024 में भारत अपनी सौर ऊर्जा क्षमता में 24.5 गीगावाट और पवन ऊर्जा क्षमता में 3.4 गीगावाट की वृद्धि किया। इसके परिणामस्वरूप 2023 की तुलना में सौर ऊर्जा में 2 गुने से अधिक और पवन ऊर्जा में 21% की वृद्धि हुई। 4 शहरों में परमाणु घड़ियां। भारत के 4 शहरों अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, गुवाहाटी में परमाणु घड़ियां लगाई गई है। इससे राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला एनपीएल को समय मिलेगा और इसे ऑप्टिकल फाइबर लिंक के जरिए इन 4 अन्य केंद्रों तक भेजा जाएगा। इसका उद्देश्य भारत का अपना सटीक समय नेटवर्क स्थापित करना है। वर्तमान में देश में भारतीय मानक समय लागू है, लेकिन वास्तविक समय जीपीएस उपग्रह द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह सबसे सटीक समय मापता है जीपीएस। 2030 तक 10,000 जीआई टैग। भारत सरकार ने 2030 तक भारतीय उत्पादों के लिए 10,000 भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त का लक्ष्य रखा है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी के अनुसार अब तक 605 भारतीय उत्पादों को जीआई टैग जारी किए जा चुके हैं। जीआई टैग के लिए नए लक्ष्य की घोषणा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित जीआई समागम में की। दार्जिलिंग चाय 2003 में जीआई प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद था। भौगोलिक संकेत पंजीकरण कितने वर्षों के लिए वैध होता है? 10 वर्षों के लिए। एक राष्ट्र एक समय। चर्चा है कि केंद्र सरकार देश में एक राष्ट्र एक समय लागू करने जा रही है। सरकार ने भारतीय मानक समय को अनिवार्य बनाने के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया है। समय पालन को मानकीकृत करने के लिए सरकार ने सभी आधिकारिक और वाणिज्यिक प्लेटफॉर्म पर आईएसटी के अनिवार्य उपयोग के लिए व्यापक नियमों का मसौदा तैयार किया है। विधिक माप विज्ञान नियम 2024 का उद्देश्य समय पालन प्रथाओं को मानकीकृत करने के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित करना है।
यह रूपरेखा कानूनी, प्रशासनिक, वाणिज्यिक और आधिकारिक दस्तावेजों के लिए IST को एकमात्र समय संदर्भ के रूप में अनिवार्य बनाती है। भारत मानक समय IST की स्थापना 1 सितंबर 1947 को हुई थी। भारत का मानक समय GMT से 82.5 डिग्री पूर्व है, जिसका अर्थ है हमारा मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। इंदौर और उदयपुर आर्द्रभूमि मान्यता प्राप्त शहर बने। इंदौर और उदयपुर आर्द्रभूमि मान्यता प्राप्त शहरों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाले 2 भारतीय शहर बन गए हैं। भारत के 2 शहर कुल 31 नए शहर शामिल किए, जिसमें से ऐसे शहरों की वैश्विक सूची 74 तक पहुंच गई। मान्यता उन शहरों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है जो अपनी प्राकृतिक और मानव निर्मित आर्द्रभूमि को महत्व देते हैं। भारत का लिंग अनुपात 918 से बढ़कर 933 हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने घोषणा की। इसी प्रकार महिला कल्याण बजट 200% बढ़कर 3.10 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। 2013 तक पुलिस बल में 84,400 महिलाएं थी, जिनकी संख्या 2023 में 2.63 लाख से अधिक हो चुकी है। 2024 में प्रति 1000 लड़कों पर 950 से 960 लड़कियां होंगी। CSIR कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने जितेंद्र सिंह ने मुंबई में वर्चुअल माध्यम से भारत के पहला CSIR इनोवेशन कॉम्प्लेक्स समर्पित किया है। नवाचार, उद्योग, सहयोग और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए CSIR 6 प्रतिष्ठित संस्थानों के बीच 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। IC मुंबई 9 मंजिलों में फैला हुआ है और 24 रेडी टू मूव इंक्यूबेशन प्रयोगशाला से सुसज्जित है। शून्य भारत की पहली एयर टैक्सी। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में अपनी प्रोटोटाइप एयर टैक्सी शून्य का अनावरण किया। कंपनी का लक्ष्य 2028 तक बेंगलुरु में इलेक्ट्रिकल फ्लाइंग टैक्सियाँ शुरू करना, ताकि भारत में शहरी हवाई परिवहन शुरू करने वाली पहली कंपनी बन सके। शून्य प्रोटोटाइप 20 से 30 किलोमीटर की छोटी यात्राओं के लिए डिजाइन किया गया है और 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति तक पहुंच सकता है। AI रडार वैश्विक सर्वेक्षण। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG के नए AI रडार वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार भारत AI को अपनाने के मामले में वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। इस क्षेत्र में वैश्विक औसत 75% से आगे निकलते हुए 80% भारतीय कंपनी AI को मुख्य रणनीतिक फोकस के रूप में प्राथमिकता देती है। यहाँ AI की व्यावसायिक क्षमता को अनलॉक करने के लिए 10, 20, 70 ढांचे को अपनाने पर जोर देता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 वर्ष पूरे हुए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य बाल लिंग अनुपात में गिरावट को रोकना, लिंग पक्षपाती लिंग चयनात्मक उन्मूलन को रोकना, बालिकाओं के अस्तित्व, संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देना। मुख्य सफलताएं: जन्म के समय लिंग अनुपात 2014-15 में 918 से सुधरकर 2023-24 में 1930 हो गया है। माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के सकल नामांकन अनुपात 2014-15 से 75.51 से बढ़कर 2023-24 में 78% हो गया है। संस्थागत प्रसव 61% से बढ़कर 97.3% हो गया है। प्रथम तिमाही में प्रसव पूर्व देखभाल पंजीकरण 61% से बढ़कर 80.5% हो गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के रूप में पहली बार 2005 में शुरू की गई इस योजना को कई बार बढ़ाया गया है, जिसका सबसे हालिया विस्तार 2021 में दिया गया है, जो 2026 तक चलेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें मातृ मृत्यु दर, तपेदिक और सिकल सेल एनीमिया की घटनाओं में कमी लाना शामिल है। मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में छात्रों के लिए मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन का शुभारंभ किया। स्टूडेंट कनेक्ट प्रोग्राम के तहत श्रीनाथपुरम स्थित लॉरेंस मेयो स्कूल से मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन शुभारंभ किया गया है। श्रीनाथपुरम स्थित लॉरेंस मेयो स्कूल से इसके तहत छात्रों की स्कूल और कॉलेज में ही पासपोर्ट बनाने की सुविधा मिलेगी। इस पहल के माध्यम से पासपोर्ट के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए शहर के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में पंजीकरण शिविर आयोजित किए जाएंगे। स्टार्टअप इंडिया की 9वीं वर्षगांठ। आज 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया की पहल की 9वीं वर्षगांठ मना रहा है। स्टार्टअप इंडिया परिवर्तनकारी यात्रा 2016 में शुरू हुई थी।
उद्देश्य देश भर में नवाचार को प्रोत्साहित करना और स्टार्टअप के विकास को गति देना। 31 अक्टूबर 2024 तक DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स ने विभिन्न क्षेत्रों में 16.6 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा की है। 15 जनवरी 2025 तक भारत ने स्वयं को अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में स्थापित कर लिया है। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह अहमदाबाद से फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम FTI-TTP का उद्घाटन किया। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोचीन, अहमदाबाद हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम FTI-TTP का उद्घाटन किया गया। FTI-TTP प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के विजन के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय आव्रजन सुविधा प्रदान करके अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को सुरक्षित और आसान बनाना है। हेमे टेक्सटाइल 2025। हेमे टेक्सटाइल 2025। हेमे टेक्सटाइल 2025। केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने जर्मनी के मेसे फ्रैंकफर्ट में आयोजित हेमे टेक्सटाइल 2025 में इंडिया पेवेलियन 2025 का उद्घाटन किया। इस आयोजन में भारत की उपस्थिति कपड़ा उद्योग में देश की लगातार बढ़ती ताकत को दर्शाती है। इस प्रतिष्ठित वैश्विक होम टेक्सटाइल मेले में सबसे बड़े भागीदार देश के रूप में भारत ने नवाचार, स्थिरता और वैश्विक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित की है। सियाचिन ग्लेशियर 5G नेटवर्क से जुड़ा। रिलायंस जियो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में 4G 5G सेवाएं शुरू करने वाला पहला दूरसंचार ऑपरेटर बन गया है। रिलायंस जियो सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। कश्मीर में से सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन। कश्मीर में निर्माण के दौरान इसका नाम जेड मॉड सुरंग रखा गया क्योंकि इसका आकार अंग्रेजी के अक्षर जेड जैसा था। यह श्रीनगर से लद्दाख के रास्ते गगनगीर क्षेत्र को सोनमर्ग से जोड़ता है। सर्दियों में बर्फबारी के कारण यह मार्ग अक्सर बंद रहता था, लेकिन सुरंग के निर्माण के बाद यह कठिनाई कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है जेड मॉड सुरंग का। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया। पल्ले गंगा रेड्डी बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किए। पल्ले गंगा रेड्डी। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद, तेलंगाना में स्थापित किया गया है। हल्दी को गोल्डन स्पाइस कहा जाता है। हल्दी बोर्ड 20 राज्यों के हल्दी किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान देगा। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 62% से अधिक है। शीर्ष 2 हल्दी उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र और तेलंगाना। भारत बना UNCEBD का सदस्य। भारत आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर विशेष समूह UNCEBD का सदस्य बन गया है। यह वैश्विक सांख्यिकी क्षेत्र में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रमाण है। UNCEBD का गठन डेटा के लाभों और चुनौती पर विचार करने के लिए किया गया है। इसके कार्यों में सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी और रिपोर्टिंग शामिल है। गंगा स्वास्थ्य सूचकांक। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज और IIT हैदराबाद गंगा प्रदूषण के कारणों और समाधानों का पता लगाने के लिए मिलकर काम करेंगे। इस परियोजना के तहत हरिद्वार से कलकत्ता तक गंगा नदी प्रदूषण की गहन जांच और आंकड़ों के आधार पर स्वास्थ्य सूचकांक तैयार किया जाएगा और उसका विश्लेषण किया जाएगा। सिफारिशें केंद्र सरकार को भेजी जाएंगी जो गंगा की सफाई और संरक्षण में कारगर साबित होगी। IIT हैदराबाद इस परियोजना में नोडल केंद्र के रूप में कार्य करेगा। डिजिटल कृषि मिशन। डिजिटल कृषि मिशन के तहत 1 करोड़ किसानों को डिजिटल कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस कार्ड से किसान केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। डिजिटल कार्ड से लाभान्वित होने वाले किसानों में सबसे अधिक संख्या गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के किसानों की है। इस कार्ड को किसानों और उनकी खेती का आधार कार्ड भी कहा जाता है। वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा सूचकांक 2024।
वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा सूचकांक 2024 में भारत को शीर्ष 5 देशों में स्थान दिया गया है। यह देश में बढ़ती कंप्यूटर जागरूकता को दर्शाता है। वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा सूचकांक 2024 में शीर्ष 5 देश अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, जर्मनी और भारत है। भारत की पहली स्व पिघलने वाली पानी की बोतलें। केरल स्थित स्टार्टअप देश की पहली पर्यावरण अनुकूल जैविक पानी की बोतलें लॉन्च करने जा रहा है। ये जैविक पानी की बोतलें मिट्टी में घुल जाएंगी। इसे कंपोस्टेबल बोतलें भी कहा जाता है। यह पहल केरल को देश का पहला राज्य बना देगी जो जैविक पानी की बोतलें लॉन्च करेगा। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए वीज़ा की विशेष श्रेणियाँ। गृह मंत्रालय ने देश के शैक्षणिक संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इच्छुक विदेशी छात्रों के लिए ई-स्टूडेंट वीज़ा और ई-स्टूडेंट एक्स वीज़ा की शुरुआत की है। इसके लिए आवेदकों को सरकार द्वारा शुरू किए गए स्टडी इन इंडिया पोर्टल का उपयोग करना होगा। SII पोर्टल पर पंजीकृत पात्र विदेशी छात्र ई छात्र वीज़ा सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ई-स्टूडेंट एक्स वीज़ा ई-स्टूडेंट वीज़ा धारकों के आश्रितों को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किया। यह 6 दिवसीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत की उद्यमशीलता की भावना और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाना है। इस महोत्सव का आयोजन वित्तीय सेवा विभाग और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा किया गया है। इस आयोजन का विषय विकसित भारत 2047 के लिए लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण है। आदर्श वाक्य गांव बढ़े तो देश बढ़े। बेंगलुरु में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेट्टी के साथ बेंगलुरु में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। विदेश मंत्री ने अमेरिका के लॉस एंजिल्स में भारतीय वाणिज्य दूतावास भी खोलने की घोषणा की। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 2023 में अमेरिका दौरे पर गए थे तो उन्होंने बेंगलुरु में एक वाणिज्य दूतावास खोलने का प्रस्ताव रखा था। भारत में तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क। 1000 किलोमीटर लंबे मेट्रो रेल नेटवर्क के साथ भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है। भारत चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया। भारत में 11 राज्यों के कुल 23 शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क है। 11 राज्य के 23 शहर में, सभी राज्यों में मेट्रो रेल नहीं है। तो आज हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है राष्ट्रीय घटनाक्रम। कल हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। धन्यवाद।